जय हिंद साथियों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्टडी विद वसीम। आज की क्लास में हम मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मारवाड़ के इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये जो मारवाड़ है, ये मारवाड़ राजस्थान के किस दिशा में है, कौन से साइड में है, कौन कौन से इसमें जिले हैं। तो राजस्थान की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है राजस्थान की। और यहां पर जो है वो क्या है, मारवाड़ है। क्या है, मारवाड़। अब देखो जी, मारवाड़ के अंदर जिले कौन कौन से आते हैं। तो एक बात आप याद रखना कि जोधपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है। जैसे आप देख लो, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर और जालोर, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ कहा जाता है। यानी कि जोधपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे मारवाड़ कहा जाता है। अब देखो, मारवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मरुथान, मरुस्थल या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मरुस्थल, मरुथान या मरु प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता था, मारवाड़ को जाना जाता है। अब देखो, मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की नींव रखी। किस प्रकार से मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी जाती है उसके ऊपर हम बात करें तो देखो, अलग अलग जो इतिहासकार है वो अपना अलग अलग मत बताते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सबसे पहले देखो, उत्पत्ति के जो स्रोत हैं, एक नंबर पे याद रखना राज रत्नाकर, एक इतिहासकार है जिसका नाम है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर क्या कहता है कि जो राठौड़ है ये हिरण्य कश्यप की संतान है। हिरण्य कश्यप की संतान है। कौन कहता है, राज रत्नाकर कहता है। और साथ में जो दूसरा इतिहासकार है कि दयाल दास री ख्यात, दयालदास री ख्यात किसने लिखी थी, दयालदास ने लिखी थी। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड जो है इसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम आता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दयालदास री ख्यात और कर्नल जेम्स टोड इन्हें क्या बताते हैं, सूर्य वंशी बताते हैं। क्या बताते हैं, सूर्य वंशी बताते हैं। और तीसरा जो आता है वो आती है राठौड़ राज्यरी ख्यात। राठौड़ राज्यरी ख्यात में इन्हें क्या बताया है, चंद्र वंशी बताया है। क्या बताया है, चंद्र वंशी बताया है। देखो जी, मैंने बताया कि मारवाड़ जो है जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। और मारवाड़ में जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर ये जिले आते हैं। इनकी उत्पत्ति के स्रोत में राज रत्नाकर कहता है कि ये हिरण्य कश्यप की संतान है। दयालदास री ख्यात और कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है। और राठौड़ राज्य री ख्यात में इनको क्या बताया है, चंद्रवंशी बताया है। अब जी देखो, 1240 की बात आती है। 1240 के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था राव सिंहा। और इस राव सिंहा ने राठौड़ वंश की नींव रखी। अब इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो राव सिंहा है इसके बारे में बताते हैं कि भारत के दक्षिण में एक वंश है, कौन सा, राष्ट्रकूट। कौन सा वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। और इस राष्ट्रकूट वंश के जो सामंत थे, सामंत कौन थे, राव सिंहा थे। राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे राव सिंहा। और राव सिंहा को बताया जाता है कनौज
के गहदवाल शासक, जिनका नाम आपने सुना होगा जयचंद गहदवाल। जयचंद गहदवाल, आपने श्योंगिता वाली कहानी सुनी होगी, और श्योंगिता किसकी पुत्री थी? जयचंद गहदवाल। और इसी जयचंद गहदवाल का पुत्र बताते हैं किसको? राव सिंह को बताते हैं, जिसने 1240 में मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। यानी कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के सामंत राव सिंह, और जो राव सिंह थे वो कनौज के गहदवाल वंश के शासक जयचंद गहदवाल के पुत्र थे, और उन्होंने 1240 में राठौड़ राज्य की नींव रखी, या राठौड़ जो मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की क्या रखते हैं? नींव रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक है और किस तरह उनको याद रखना है। चलो जी, तो जो मारवाड़ का राठौड़ वंश का जो प्रथम शासक आता है उसका नाम है राव सिंह। क्या नाम है? राव सिंह। पहले मैं सभी राजाओं के नाम लिख देता हूं। सबसे पहले आता है राव सिंह, उसके बाद में राव चूड़ा, और उसके बाद में रणमल, राव जोधा, और राव जोधा के बाद में आता है राव सूजा, उसके बाद में आता है राव गांगा, राव मालदेव, और राव मालदेव के बाद में आता है राव चंद्रसेन। उसके बाद में आता है मोटा राजा उदय सिंह। उसके बाद में आता है सूर सिंह। सूर सिंह के बाद में आता है गज सिंह, और गज सिंह के बाद में आता है जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के बाद में अजीत सिंह। उसके बाद में आता है अभय सिंह। उसके बाद में आता है विजय सिंह, और उसके बाद में आता है तख्त सिंह, और अंतिम शासक जो था उसका नाम था हनुमत सिंह। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक हैं। तो इनको याद कैसे रखें? गुरुजी याद करने की इनकी प्रॉब्लम जो होती रहती है उसको कैसे सोल्व करें? तो देखो, सबसे पहला जो शासक आता है वो कौन सा आता है? राव सिंह। राव सिंह, मान लो सिंहा से, यानी कि सी से क्या बना? सिंह। सी से क्या बना? सिंह। पहला शासक आता है राव सिंह। सी अंग्रेजी वाला, इसको गोल कर दो, सी से क्या बन गया? चूड़ा। राव सिंह के बाद में कौन आ गया? चूड़ा। चूड़ा गिरा रण में। चूड़ा कहां पर गिरा? रण में। तो कौन बन गया? रणमल। और रण कहां का था? जोधा का, जोधपुर का था। कहां का था? जोधपुर का था। तो क्या बन गया? राव जोधा बन गया। क्या बन गया? राव जोधा बन गया। अब जी देखो, राव जोधा के 5 पुत्र थे। राव जोधा के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। देखो, एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, और उसके बाद में एक जो था वो बीकानेर चला जाता है। कहां पर चला जाता है? बीकानेर चला जाता है। और एक राव सूजा और एक था राव गांगा। अब जो शासक बना वो कौन बना? राव सूजा। देखो, राव जोधा के 5 पुत्र थे। एक जो था वो बीकानेर चला गया, एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, जिसका नाम था सातल देव। क्या नाम था? सातल देव नाम था। और शासक बना राव सूजा। कि जब शरीर सूझ जाता है तो शरीर से क्या बहती है? गंगा बहती है। शरीर जब सूझ जाता है तो शरीर से गंगा बहती है, और जब शरीर से गंगा बहती है तो शरीर का सारा माल निकल जाता है। शरीर का सारा माल निकल जाता है और शरीर चंद्र के समान
चमकने लगता है, शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है, मतलब चंद्रसेन। जब शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है तो शरीर मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो मोटा राजा उदय सिंह, मोटा तो क्या होता है? सूर भी होता है, मोटा तो सूर भी होता है, परंतु सूर को मारने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? गज की आवश्यकता पड़ती है। गज मतलब होता है हाथी, गज की आवश्यकता पड़ती है। और गज का जय हमें याद दिलाता है जसवंत सिंह की, गज का जय याद दिलाता है जसवंत सिंह की, और जसवंत सिंह की याद दिलाता है। और जसवंत सिंह अजीत था, जसवंत सिंह अजीत था, और अजीत वही होता है जो अभय होता है, अजीत वही होता है जो अभय होता है। अभय का मतलब होता है कि जिसको किसी का डर न हो, और जो अभय होता है उसी की क्या होती है? विजय होती है। जो अभय होता है उसी की विजय होती है, और जिसकी विजय होती है उसी का क्या बढ़ता है? मान बढ़ता है। तो इनके बीच में एक शासक और आता है जिसका नाम है मान सिंह। जिसकी विजय होती है उसी का क्या बढ़ता है? मान बढ़ता है। परंतु 1857 की क्रांति में तख्त पर बैठने के लिए कौन आया था? तख्त सिंह आया था। 1857 की क्रांति में तख्त पर बैठने के लिए तख्त सिंह आया था। जब से याद दिलाता है हमें जसवंत सिंह सेकंड की, जब याद दिलाता है हमें जसवंत सिंह सेकंड की। परंतु एकीकरण के समय तो सब किसका जाप कर रहे थे? हनुमान का जाप कर रहे थे। एकीकरण के समय तो सब किसका जाप कर रहे थे? हनुमान का जाप कर रहे थे। इस प्रकार से सभी शासकों को आप याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले आया राव सिंह। राव सिंह अंग्रेजी वाला सी को गोल कर दो, क्या बन गया? चूड़ा बन गया। चूड़ा गिरा रण में, चूड़ा गिरा रण में। और रण कहां का था? जोधपुर का था। रण कहां का था? जोधपुर का था। और राव जोधा के 5 पुत्र थे। राव जोधा के 5 पुत्र थे। एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, एक बीकानेर चला गया, एक था सूजा और एक था गंगा। शासक बना राव सूजा। जब शरीर सूज जाता है तो शरीर से क्या बहती है? गंगा बहती है। जब शरीर सूज जाता है तो शरीर से गंगा बहती है। जब शरीर से गंगा बहती है तो शरीर का सारा माल निकल जाता है, और जब शरीर का सारा माल निकल जाता है तो शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है, चंद्र के समान चमकने लगता है। और जब शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है तब क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और मोटा तो क्या होता है? सूर होता है। मोटा तो सूर होता है। और सूर को मारने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? गज की जरूरत पड़ेगी। तो शासक बना गज सिंह। और गज का जय हमें याद दिलाता है जसवंत सिंह की, गज का जय याद दिलाता है जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह अजीत था, जसवंत सिंह अजीत था। और अजीत वही होता है जो अभय होता है। अजीत वही होता है जो अभय होता है। जो अभय होता है उसी की विजय होती है। जो अभय होता है उसी की विजय होती है। और जिसकी विजय होती है उसी का मान बढ़ता है। जिसकी विजय होती है उसी का मान बढ़ता है। परंतु क्रांति के समय तख्त पर बैठने के लिए तो तख्त सिंह आया था। क्रांति के समय तख्त पर बैठने के लिए तो तख्त सिंह आया था। जब से याद दिलाता है जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह सेकंड की। और एकीकरण के समय तो सब किसका जाप कर रहे थे? हनुमान का जाप कर रहे थे। किसका जाप कर रहे थे? हनुमान का जाप कर रहे थे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रथम शासक जिनका नाम था राव सिंह। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब जो पहला शासक आता है उसका नाम आता है राव सिंह। राव सिंह। राव सिंह का समय 1240 से लेकर 1273 तक आता है। 1240 से लेकर 1273 तक आता है। राव सिंह ने 1240 में राव सिंह ने पाली वाले क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में?
पाली वाले क्षेत्र में राठौड़ वंश की नींव रखी। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की नींव रखी। और पाली वाले क्षेत्र में कौन रहते थे? पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण रहते थे कौन से क्षेत्र में? पालीवाल जो क्षेत्र है, पाली क्षेत्र है वहां पर। और उन्हीं को हराकर 1240 में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। किसने? राव सिंहा ने रखी थी। किसने रखी थी? राव सिंहा ने रखी थी। अब जी देखो, राव सिंहा की अगर बात करें तो बात 1273 की है। 1273 की बात है। और 1273 में क्या होता है कि 1273 में पाली का ही एक गांव है और गांव का नाम क्या है? मिठू गांव है। क्या नाम है? मिठू गांव है। पाली का जो गांव है उसका नाम है मिठू गांव। और मिठू गांव की गायों की रक्षा करते हुए जो राव सिंहा थे, इन्होंने जो एक शासक था, मुस्लिम शासक जिसका नाम था फिरोज शाह सेकंड, या इसी को नासिरुद्दीन भी कहा जाता है, फिरोज शाह सेकंड या नासिरुद्दीन के साथ 1273 को राव सिंहा युद्ध करता है। कौन सा? दौला चौतरा का युद्ध। दौला चौतरा का युद्ध, या इसको लाख जंवर भी कहा जाता है। लाख जंवर भी कहा जाता है कि राव सिंहा ने 1273 में पाली के मिठू गांव की गायों की रक्षा करते हुए मुस्लिम शासक फिरोज शाह द्वितीय या नासिरुद्दीन के साथ में दौला चौतरा का युद्ध किया, जिसमें राव सिंह जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। राव सिंहा वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मैं कहूं कि राव सिंहा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब राव सिंहा की मृत्यु हो जाती है तो राव सिंहा की एक सोलंकी पत्नी है। कौन सी? सोलंकी पत्नी, जिसका नाम क्या है? पार्वती नाम है। और पार्वती क्या हुई थी? सती हुई थी। मारवाड़ की सती होने वाली प्रथम महिला कौन है? पार्वती है। मारवाड़ की सती होने वाली प्रथम महिला कौन सी होगी? पार्वती होगी। जो अपने पति जिसका नाम था राव सिंहा, उसके पीछे सती हो गई थी 1273 में। और इसका जो स्मारक है, स्मारक कहां पर बना हुआ है? पाली के मिठू गांव में बना है। इसका स्मारक पाली के मिठू गांव में बना है। कहां पर बना है? मिठू गांव में बना है। किसका स्मारक? तो आप बताना। पार्वती का स्मारक पाली के मिठू गांव में बना है। और साथ में याद रखना कि मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राव सिंहा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? राव सिंहा पुरस्कार। मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा राव सिंहा पुरस्कार दिया जाता है। और ये राव सिंहा पुरस्कार 2011-12 के अंदर 2011 और 12 में किसको दिया गया था? विजय दान देथा को दिया गया। विजय दान देथा को दिया गया, जिसे बीजी कहा जाता है, साथ में राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? विजय दान देथा को। और जो भारत का शेक्सपियर है वो कौन है? कालिदास है। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास है। परंतु राजस्थान का शेक्सपियर तो किसे कहा जाता है? विजय दान देथा को कहा जाता है। कि मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, राव सिंहा पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राव सिंहा पुरस्कार दिया जाता है। और राव सिंहा पुरस्कार 2011 और 12 का राव सिंहा पुरस्कार किसको दिया गया? जो विजय दान देथा उसको दिया गया। और 2013 का जो राव सिंहा पुरस्कार है ये जस्टिस दलवीर भंडारी को दिया। किसको? दलवीर भंडारी को दिया। दलवीर भंडारी को दिया गया। परंतु 2011 और 12 का किसको दिया गया? विजय दान देथा को दिया गया। और विजय दान देथा कहां के रहने वाले थे? बोरुंदा जोधपुर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बोरुंदा जोधपुर के रहने वाले थे। कौन? विजय दान देथा या बीजी, जिसे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है।
अब हम बात करें अगर विजयदान देथा की, उससे पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम बात करेंगे विजयदान देथा की। चलो जी, उसके बाद में हम बात करेंगे राव सिंहा के बाद। राव सिंहा की हमने बात की और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, विजयदान देथा या बीजी की बात करेंगे, जिसे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है और इसे बीजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो जी, विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा, विजयदान देथा। इस विजयदान देथा की इसकी एक कृति आती है जिसका नाम है बातारी फुलवारी। और बातारी फुलवारी जो है वो 12 भागों में विभाजित है और इसमें 14 भाग भी आपको मिलेंगे। 12 या 14 भागों में विभाजित है क्या बातारी फुलवारी, जो किसकी करती है, विजयदान देथा की करती है। अब जी देखो, विजयदान देथा जो है, इस विजयदान देथा को 2011 और 12 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसको राव सिंहा पुरस्कार मिला था। राव सिंहा पुरस्कार इसको कब मिलता है, 2011-12 में। उसके बाद में देखो, इसको 2012 में क्या मिला था, राजस्थान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि राजस्थान रत्न से नवाजा गया। राजस्थान रत्न से नवाजा गया कब, 2012 में। 2007 की अगर बात करें तो इसको मिला था पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड कब मिलता है इसको, 2007 में। 2006 में इसको कौन सा पुरस्कार मिलता है, साहित्य चूड़ामन पुरस्कार। 2002 में इसको मिलता है बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। और 1995 में इसको मिलता है भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। और 1974 के अंदर इसे मिलता है राजस्थानी भाषा परिषद पुरस्कार, राजस्थानी भाषा परिषद पुरस्कार। यानी 2011-12 में इसको राव सिंहा पुरस्कार मिला, 2012 में इसको राजस्थान रत्न मिला, 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला, 2006 में साहित्य चूड़ामन पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 1995 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार और 1974 में इसको कौन सा मिलता है, तो 1992 में मिलता है भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। 1992 के अंदर भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार मिलता है। और 1995 के अंदर इसको जो पुरस्कार मिलता है वो है मरुद्रा पुरस्कार। कौन सा होगा, मरुद्रा पुरस्कार, मरुद्रा पुरस्कार। कि 2011-12 में राव सिंहा पुरस्कार, 2012 में राजस्थान रत्न, 2007 में पद्मश्री अवार्ड, 2006 में साहित्य चूड़ामन, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 1995 में मरुद्रा पुरस्कार और 1992 के अंदर भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार और 1974 के अंदर राजस्थानी भाषा परिषद पुरस्कार से नवाजा गया किसको, विजयदान देथा को। अब जी देखो, विजयदान देथा की जो राजस्थानी भाषा में जो रचनाएं हैं, दुविधा, अलेखू, हिटलर जैसी जो रचना है वो किसकी है, विजयदान देथा की है। दुविधा, अलेखू, हिटलर, अलेखू, हिटलर, दुविधा जैसी जो करती है वो किसकी है, विजयदान देथा की है। अब जी देखो, विजयदान देथा की कुछ पुस्तकों के ऊपर क्या बनी है, फिल्म भी बनी है। और इसकी जो पुस्तकों पर फिल्म बनी है, दुविधा, परिणीति, चरणदास चोर, दुविधा, परिणीति और इसको परिणीति लिख लो आप, और चरणदास चोर, चरणदास चोर।
और इसके अलावा अगर बात करें इसकी अन्य कृतियों की, तो विजयदान देथा की जो अन्य कृतियां आती है उसमें आप देखो चौधराइन की चतुराई, दोहरी जिंदगी, दोहरी जिंदगी, महामिलन और शुपन प्रिया। ये जो कृतियां हैं वो किसकी आती है? विजयदान देथा की, जिसने बातारी फुलवारी नामक पुस्तक लिखी जो 12 या 14 भागों में विभाजित है। 2011-12 में इसे राव सिंहा पुरस्कार दिया गया, 2012 में इसे राजस्थान रत्न से नवाजा गया, 2007 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, 2006 में साहित्य चूड़ामण अवार्ड दिया गया, 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया, 1995 में मरुद्रा पुरस्कार दिया गया और 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया और 1974 के अंदर राजस्थानी भाषा परिषद पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? विजयदान देथा को, जिसे बीजी या राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो जो विजयदान देथा है वो मूल रूप से कहाँ का था? तो विजयदान देथा जो है वो मूल रूप से बोरुंदा जोधपुर का था, बोरुंदा जोधपुर का था। और एक राजस्थान संरक्षण संस्था आती है जिसका नाम है रूपायन संस्था। कौन सी है? रूपायन संस्था। और रूपायन संस्था कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर में है। इसके सचिव भी रह चुके हैं कौन? विजयदान देथा। इसके सचिव भी रह चुके हैं कौन? विजयदान देथा। ये थे विजयदान देथा। और अब हम बात करने वाले हैं राव दुहड़ के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि राव सिंहा के बाद में जो आता है वो राव चूड़ा आता है, लेकिन एक छोटा सा शासक बीच में आप थोड़ा सा और याद रख लेना जिसका नाम है राव दुहड़। क्या नाम है? राव दुहड़। तो हम बात करेंगे राव दुहड़ के बारे में। राव दुहड़। अब इस दुहड़ के अंदर याद रखने वाली बातें क्या हैं? तो दुहड़ जो था इसके समय की अगर बात करूं तो एक माता है जिसका नाम है नागणेची माता। नागणेची माता की जो राठौड़ों की जो कुल देवी है, राठौड़ों की कुल जो देवी है वो कौन सी है? नागणेची माता। और इस नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? नगाड़ा बाड़मेर में। नागणेची माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? नगाड़ा बाड़मेर में है। और ये मूर्ति कहां से लाई गई? कर्नाटक से। कहां से? कर्नाटक से। कौन लेकर आया था? राव दुहड़ लेकर आया था। और ये मूर्ति किसकी बनी हुई है? तो ये मूर्ति बनी है काष्ठ की, काष्ठ से निर्मित, यानी कि जो लकड़ी की बनी है। कौन सी मूर्ति है? नागणेची माता की मूर्ति है, जिसको कौन लेकर आया था? राव दुहड़ लेकर आया था। कहां से? कर्नाटक से। कहां पर स्थापित किया? नगाड़ा बाड़मेर में। और ये किससे निर्मित है? काष्ठ से निर्मित है। और राव दुहड़ का एक भाई आता है, भाई का नाम था धांधल। क्या नाम था? धांधल। और धांधल का पुत्र कौन था? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ किसका पुत्र था? धांधल का पुत्र था, जिसे राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। किसको? धांधल के पुत्र पाबूजी राठौड़ को राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद में देखो एक दो छोटे छोटे शासक और आते हैं, जैसे मल्लीनाथ जी। इनको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? राव जो चूड़ा थे उनकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो अपना महत्वपूर्ण जो शासक आता है उसका नाम है राव चूड़ा। राव चूड़ा। राव चूड़ा। तो राव चूड़ा का शासनकाल क्या आता है? तो राव चूड़ा के अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासन 1383 से लेकर 1423 तक का जो समय आता है वो राव चूड़ा का आता है। राव चूड़ा जिसे मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? राव चूड़ा को कहा जाता है। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंती या सामंत प्रथा जिसे बोल सकते हैं,
सामंत प्रथा की नींव रखी। सामंत प्रथा मतलब होता है नौकर चाकर रखना। तो इसका वास्तविक जो संस्थापक आता वो तो आएगा राव जोधा, लेकिन मारवाड़ में सामंत प्रथा की अगर नींव किसने रखी थी पूछ ले तो आप बताना राव चूड़ा। अब जी देखो, राव चूड़ा की अगर बात करें तो राव चूड़ा जो था, इस राव चूड़ा का जो विवाह होता है, शादी जो होती है, उसकी अगर बात करें तो प्रतिहार शासक था, और प्रतिहार शासक जिसका नाम क्या था, इंद्रजीत या इंदा जिसे बोलते हैं। इंद्रजीत ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वो किसके साथ में कर दिया, राव चूड़ा के साथ में कर दिया। किसके साथ में कर दिया, राव चूड़ा के साथ में कर दिया, और साथ में इसको दहेज के रूप में क्या दे दिया जी, मंडोर दे दिया। क्या दिया, मंडोर दिया था। किसको दिया था, राव चूड़ा को। राव चूड़ा के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर ली और दहेज के रूप में इसको क्या दे दिया, मंडोर दे दिया। और मंडोर कहां पर पड़ता है, मंडोर पड़ता है जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में है। मंडोर कहां पे है, जोधपुर में है। अब देखो मंडोर क्यों प्रसिद्ध है। अगर बात करें मंडोर की, ये मान लो मंडोर है। मंडोर के अंदर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बना है। रावण मंदिर बना है। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर बना हुआ है, मंडोर के अंदर बना है। क्यों, क्योंकि जो रावण की पत्नी थी, रावण की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, मंडोदरी। मंडोदरी जो थी वो कहां की थी, मंडोर जोधपुर की थी, जिसके कारण मंडोर जोधपुर में दशहरे को शौक के रूप में मनाया जाता है। और मंडोर क्यों प्रसिद्ध है, मंडोर प्रसिद्ध है प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन राजाओं की छत्रियों उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है क्या, मंडोर जोधपुर। मंडोर के अंदर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बना है, क्योंकि रावण की पत्नी मंडोदरी कहां की थी, मंडोर जोधपुर की थी। यहाँ पर प्राचीन राजाओं की छत्री एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। साथ में मंडोर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को, श्रावण मास का जो अंतिम सोमवार आता है उस सोमवार को यहाँ पर क्या लगता है, वीरपुरी का मेला लगता है। वीरपुरी का मेला लगता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला कहां पर बढ़ता है, तो मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। और साथ में मंडोर जोधपुर के अंदर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम सेवक जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर है, मंडोर जोधपुर के अंदर है। और साथ में आप याद रखो एक थंबा जो महल है वो कहां पे है, एक थंबा महल। और एक थंबा महल कहां पे है, तो मंडोर जोधपुर के अंदर है, जिसका निर्माण हुआ था महाराजा अजीत सिंह के समय। जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह के समय में हुआ था। ये कौन से पत्थरों से बने हैं, लाल व बलुआ पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से निर्मित है, लाल व बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये 3 मंजिला है, 3 मंजिला है, जिसके कारण इसको प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो एक थंबा जो महल है जिसका निर्माण अजीत सिंह के समय में लाल व बलुआ पत्थर से कहां पर होता है, मंडोर जोधपुर में होता है। और इसे 3 मंजिल है, जिसके कारण इसको प्रहरी मीनार भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में देखो एक जो थंबिया महल है, नोट लगाकर एक बात ये भी याद रखना, एक थंबिया महल, एक थंबिया महल। तो एक थंबिया महल जो है वो कहां पर है, डूंगरपुर में है। कहां पे है, डूंगरपुर में है। देखो राव चूड़ा की बात कर रहे हैं, 1383 से 1423 तक राव चूड़ा का समय आता है। मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा था। मारवाड़ में सामंत प्रथा की नींव राव चूड़ा ने रखी, जबकि सामंती प्रथा का वास्तविक जो जनक है वो राव जोधा है। इसके समय की अगर बात करें तो प्रतिहार शासक इंद्रजीत ने अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा के साथ में किया और मंडोर इसको दहेज के रूप में दिया। मंडोर वर्तमान कहां पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। मंडोर के अंदर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर बना है, क्योंकि रावण की पत्नी मंडोदरी कहां की थी, मंडोर जोधपुर की थी। मंडोर प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ पर श्रावण मास के अंतिम सोमवार को वीरपुरी का मेला लगता है और साथ में ग्राम सेवक प्रशिक्षण जो केंद्र है वो कहाँ पर बना हुआ है, मंडौर जोधपुर में बना है। मंडौर जोधपुर में एक थंबा महल बना है, एक थंबा महल बना है जो किसके समय में बना था, अजीत सिंह के समय में बना था। कौन से पत्थरों से, लाल व बलुआ पत्थर से निर्मित 3 मंजिला है, जिसके कारण इसको प्रहरी मीनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रहरी मीनार कहा जाता है। इसके बाद में देखो जो राव चूड़ा है, इसने 1396 में गुजरात के जफर खां के साथ में युद्ध किया था। 1396 में गुजरात का एक शासक था और गुजरात के शासक का नाम क्या था, जफर खां। इस गुजरात के शासक जफर खां के साथ में युद्ध किया था, जिसमें विजय हासिल हुई थी किसको, राव चूड़ा को, राव चूड़ा को। अब जी देखो, राव चूड़ा की जो एक पत्नी जिसका यानी इंद्रजीत की पुत्री थी, और इसके अलावा एक इसकी सोलंकी पत्नी और आती है, और सोनगरा रानी आती है जिसका नाम है चांद कंवर। सोनगरा रानी चांद कंवर, चांद कंवर। और चांद कंवर ने जोधपुर में क्या बनवाई थी, चांद बावड़ी बनवाई थी। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने किया था, चांद कंवर ने किया था। राव जो चूड़ा जो थे उसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। एक का नाम था कान्हा और दूसरे का नाम था रणमल। कान्हा और दूसरे का नाम था रणमल। अब देखो जो कान्हा की माता थी उसका नाम था किशोर कंवरी, और इसी किशोर कंवरी के प्रभाव में आकर राव चूड़ा ने कान्हा को अपना क्या बना लिया, उत्तराधिकारी, जिसके कारण रणमल नाराज होकर कहां पर चला गया था, मेवाड़ चला गया। और 1423 के अंदर राव चूड़ा की मृत्यु हुई। राव कान्हा जो है वो शासक बनते हैं 1423 से लेकर 1426 तक। और इतिहासकारों का मानना है कि राव कान्हा की हत्या जो है वो करणी माता ने की थी। किसने की थी, करणी माता ने मार दिया था। किसको, तो राव कान्हा को। और अगला जो शासक बनता है वो बनता है राव रणमल। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे राव रणमल के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ में वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।